आई एम मुनव्वर हुसैन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि काफ केयर के बारे में आज हमने कुछ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले ये है कि जब हमारे पास एक काफ आता है तो उसके कुछ प्री काविंग कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, एक पोस्ट काविंग प्रोटोकॉल होते हैं। प्री काविंग प्रोटोकॉल में ये है कि जब एक दो हफ्ते रहते होते हैं काविंग को, तो आप क्या करते हैं कि उस एनिमल को काविंग पैन में ले जाते हैं। उसके बाद जब काविंग हो जाती है, बच्चा हमारे पास पार्चुरेशन की ऑल स्टेजेस कंप्लीट करके बाहर आ जाता है, तो उसकी मैनेजमेंट है। जो सबसे पहला स्टेप है, काफ हमारे पास आ गया है तो उसकी जो नॉस्ट्रल वगैरह हो गई और उसके जो ओरल कैविटी होगी वहाँ पे म्यूकस लगा होता है, तो उनको अच्छी तरह हमने सफाई करनी है उनकी। दूसरा, उनको साफ़ करने के बाद दूसरा क्या करते हैं, हम उस काफ को उसकी जो डैम है उसके सामने रखते हैं। तो वो अगर डैम खुद लीक करे तो उससे भी जो म्यूकाइड वगैरह सेक्रीशन लगी होती हैं उससे भी वो क्लियर हो जाता है काफ। अब सपोज़ उसका फ़ायदा क्या है, जब काफ सारी सेक्रीशन को लीक कर लेती है, उसमें ये होता है कि जो जनरल बॉडी की सर्कुलेशन होती है काफ की, वो इन्हांस हो जाती है। उसके बाद दूसरा हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास वहाँ डिफरेंट स्टैंड लगे होते हैं, हम काफ को उल्टा भी लटका देते हैं। उसकी वजह ये होती है उल्टा लटकाने की कि जो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ म्यूकस पड़ा है या ओरल कैविटी में कुछ जो हमारे मतलब सफाई करने के बाद रह गया था, तो वो उसको हाइंड लेग से पकड़कर उल्टा लटकाने से वो भी क्लियर हो जाएगा। और साथ में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास न्यू बेबी है, काफ आया है, तो उसकी रेस्पिरेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो उस रेस्पिरेशन अगर नहीं हो रही तो हम उसका जो वो चेस्ट एरिया है वहाँ पे चेस्ट पे थोड़ा सा जिस तरह CPR वगैरह करते हैं उससे भी मतलब हम प्रमोशन दे सकते हैं, उसकी जो इन्हांस कर सकते हैं रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। अब आगे बात आ जाती है कि अगर इस तरह से भी हमारे पास रेस्पिरेशन एक्टिवेट नहीं हो रही तो हमारे पास डिफरेंट इंजेक्शन आ रहे हैं जो मतलब रेस्पिरेशन को प्रमोट करते हैं और हार्ट बीट को भी बढ़ाते हैं, तो हम एड्रेनालिन का इंजेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद अब जब बच्चा आ गया तो अब उसकी फीडिंग के बारे में हमने जाना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि एनिमल को क्लोस्ट्रम फीडिंग करवानी है। तो क्लोस्ट्रम फीडिंग जो हम करवाते हैं एनिमल को, वो हम इस तरह करवा सकते हैं कि 10% ऑफ द बॉडी वेट, जो भी क्लोस्ट्रम आ रहा है तो उसको हमने 24 आवर्स में 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से हमने क्लोस्ट्रम पिलाना है। तो डिपेंड करता है कि आप उस जो क्लोस्ट्रम दे रहे हैं उसको आप 24 आवर्स में भी डिवाइड कर सकते हैं या उसको 12 आवर में भी आप डिवाइड सकते हैं। अब ये क्लोस्ट्रम हमने पिलाया है तो इसका क्या फ़ायदा है, जो नियोनेटल डिजीज़ होती हैं जो काफ को इनिशियल डेज़ पे लगनी होती है, तो इसमें जो क्लोस्ट्रम है हमारे पास वो एंटीबॉडीज़ का टाइटर इसमें बहुत होता है, तो उसमें जो इसकी पैसिव इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, जो बहुत सी काफ की डिजीज़ हैं उनसे उनको प्रिवेंशन मिलती है। उसके बाद दूसरा हम उसका जो नेवल कार्ड काटते हैं, तो वो काटने के बाद उसको डिफरेंट हम सोलूशन जो आ रहे हैं एंटीसेप्टिक पायोडीन लाइक होगी वो लगाते रहते हैं, उससे इन्फेक्शन रिकवर हो जाता है। फिर 1 से 2 हफ्ते के बाद हम काफ को वाटर पे भी ले आते हैं, वाटर की सप्लाई दे देते हैं, उसको वाटर पीता है। और फर्दर क्लोस्ट्रम के बाद फिर जो दूध जनरल आ रहा होता है वो हम उसको पिलाते रहते हैं। उसके बाद जब कुछ डेज़ के बाद हम उसको कंसनट्रेट फीडिंग पे आ जाते हैं। जो कंसनट्रेट फीडिंग है उसकी वो बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो क्लोस्ट्रम है वो डायरेक्ट जो है वो ह्यूमन में नहीं जाता, वो एब्डोमेन में जाता है थ्रू एसोफेजियल एक वो ग्रूव बनी होती है। तो जो हम कंसनट्रेट वगैरह देते हैं वो ह्यूमन में जाते हैं, फाइबर डाइट भी हम देते हैं, रफजेज वगैरह, और वो जिस तरह हमारे पास ड्राई रफजेज में आ जाते हैं, वीट सट्रा हो गया, तो ये हेल्प करती हैं ह्यूमन की डेवलपमेंट में। तो ये कुछ बातें थी जो काफ केयर में, तो ये हमने आपको बताया थी। उम्मीद करते हैं कि आप इन प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो आप एक जो प्रोडक्टिव काफ है वो आप ले सकेंगे।